आज हम लोग अध्याय 5 के अंतर्गत समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोग को क्या क्या होता है, पहले उसकी परिभाषाएं देखेंगे, उसके पद देखेंगे, उसमें क्या क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो बोर्ड पर लिख चुके हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसको हम लोग अनुक्रम भी कहते हैं, जिसे हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं इंग्लिश में। संख्याओं की एक ऐसी सूची या सीक्वेंस जिनके प्रत्येक पद का मतलब इस टर्म्स पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, निश्चित संख्या, जो इसमें हम लोग निश्चित संख्या लिखे हुए हैं कि जो निश्चित संख्या हम लोग जोड़ करके उस श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं, वो निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सार व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाती है। और सार अंतर को डी से सूचित किया जाता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस में डिफरेंस का पहला वर्ड जो होता है डी, उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं उसके सूचक के लिए। कॉमन डिफरेंस को यानी कि डी से सूचित किया जाता है। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि प्रत्येक अगला पद जो होता है यानी कि प्रथम पद को छोड़ करके पहले अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है, तो जो संख्या हम लोग जोड़ेंगे वो संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकता है। तो चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। हम लोग लिखे हैं बोर्ड पर, इसमें है 1 3 5 7 9 हम लोग लिखे हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 1 में हम लोग 2 को जोड़ रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 3 में 2 को जोड़ रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 5 में 2 को जोड़ रहे हैं तो 7 मिल रहा है, 7 में 2 को जोड़ रहे हैं तो 9 मिल रहा है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक अगला पद यानी इसको छोड़कर, प्रथम पद को छोड़ करके प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद से 2 अधिक है। यानी इसमें हम लोग 2 जोड़ करके उस अगला पद को लिखे हैं, फिर इसमें 2 जोड़ करके इसको लिखे हैं, फिर इसमें 2 जोड़ करके इसको लिखे हैं, फिर 2 जोड़ करके इसमें लिखे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोग संख्या को यानी प्रथम पद को छोड़कर, यानी कि प्रथम पद में हम 2 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। ये 3 में यानी कि 3 5 के पहले वाले में 2 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। 7 के पहले वाले यानी 5 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। फिर उसके बाद 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। ऐसे श्रेणी बढ़ते जाएगा। ठीक है, आगे भी हम लोग इसी तरह का सीरीज, और इसमें सीरीज जो है वो अनंत तक जाएगा, ये ध्यान देना है। अब देखिए इसमें कि प्रत्येक पद में हम लोग 2 जोड़ रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं इस श्रेणी में कि जो हम लोग जोड़ रहे हैं वो संख्या जो है वो प्लस में है, यानी धनात्मक है। ये निश्चित संख्या यहाँ पर 2 है। देखिए सब में 2 जोड़ रहे हैं तो अगला पद हमको प्राप्त हो रहा है। पिछला पद में 2 जोड़ रहे हैं, देख लीजिए 3 के पहले 1 है तो इसमें हम लोग 2 जोड़े तो 3 आया है। 5 के पहले 3 है तो 3 में हम लोग 2 जोड़े तो 5 आएगा। 7 के पहले 5 है तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यानी कि प्रत्येक पिछला पद में किसी निश्चित संख्या को, जो निश्चित संख्या हम यहाँ से जोड़ना स्टार्ट किए हैं वही निश्चित संख्या हम लोग आगे जोड़ते जाएंगे तो हम लोग को जो श्रेणी प्राप्त होगी वो समांतर श्रेणी होगी। यानी कि ये सूची बोलते हैं, ये जो सूची प्राप्त होगी या इसको अनुक्रम कहेंगे, सीक्वेंस, ये जो प्राप्त होगी ये समांतर श्रेणी में होगी। यहाँ पर जो हम लोग ये संख्या, निश्चित संख्या जो जोड़ रहे हैं जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सार अंतर कहलाती है। तो ये जो यहाँ पर 2 जो दिखाई दे रहा है, यही 2 जो है वो कॉमन डिफरेंस है, यानी सार अंतर। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि श्रेणी का सार अंतर 2 है। इसमें एक और उदाहरण देख लेते हैं, दूसरा नंबर एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये श्रेणी कैसे आगे बढ़ रही है। प्रथम पद से इसकी तुलना करेंगे तो इससे 1 कम है, फिर उसके बाद इससे 1 कम ये 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 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 में हम लोग -1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में -1 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा।
1 में -1 जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1 मिलेगा, और -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2 मिलेगा। ऐसी हमारी सीरीज जो है, ये सूची जो है, यानी कि ये सीक्वेंस जो है वो आगे बढ़ रही है। तो इसको भी हम लोग यदि उस रूप में लिखेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होना है, देख लीजिए यहाँ पर प्रथम पद को छोड़कर, यानी प्रथम पद को छोड़ देंगे और प्रथम पद में से 1 घटाएंगे तो दूसरा पद मिलेगा, दूसरा पद में से 1 घटाएंगे तो तीसरा पद मिलेगा, तीसरा पद में से 1 घटाएंगे तो चौथा मिलेगा। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, फिर उसके बाद -2 ऐसे डॉट कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको यदि योग के रूप में हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3 प्लस -1, फिर उसके बाद यहां पर लिखेंगे 2 प्लस -1, फिर उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस -1, फिर इसको हम लोग लिखेंगे -1 प्लस -1, फिर हम लोग लिखेंगे -2, ऐसे श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, ये श्रेणी हम लोग को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है 2 उदाहरण हम लोग देखे हैं। पहला उदाहरण में जो हमारा जो संख्या हम लोग निश्चित संख्या जो जोड़ रहे हैं वो +2 है, और दूसरा श्रेणी में जो निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं वो मेरा -1 है। यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ धनात्मक है और यहाँ ऋणात्मक है। इस प्रकार का एक और उदाहरण हो सकता है जो हम लोग 0 जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पर दिया है धनात्मक ऋणात्मक, तो धनात्मक और ऋणात्मक हम दिखा दिए हैं। शून्य का मतलब यह होगा कि यदि इसमें हम लोग 0 जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा, फिर उसमें 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि वैसा सूची जिसमें सारा अंक बराबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसमें हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें जो निश्चित संख्या है वो कौन सी संख्या है, शून्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस पर। और समांतर श्रेणी यदि समझ में आ जाएगी, ये जो चैप्टर है फिर हम लोग को यदि 11 क्लास में हम लोग मैथ पढ़ेंगे तो 11 क्लास में फिर ये श्रेणी हमको पढ़ने को मिलेगी, इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि हम लोग इसको अच्छा से पढ़ ले। कंपटीशन के एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पर कि हमको कॉमन डिफरेंस कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम ज्ञात करेंगे, उसके बारे में सोच लेना है। चलिए यहाँ पर तो हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ लिए समांतर श्रेणी का, जिसमें हम लोग देख लिए कि कॉमन डिफरेंस धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, और शून्य वाला अभी बता दिया आप लोग को। दूसरा चीज है शून्य वाला, देख लीजिए यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 में 0 जोड़ेंगे, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे, यानी कि ये श्रेणी सेम टू सेम प्राप्त होगी। यानी क्या प्राप्त होगी हमको, 1 1 1 1 ऐसे चलेगी। तो हम लोग यदि सारी संख्याएं उस सूची की यदि सारी संख्याएं सेम संख्या हो, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो, 1 हो 2 हो 3 हो -1 हो -2 हो, सारी संख्या यदि -1 हो या सारी संख्या -2 हो या सारी संख्या 2 हो या सारी संख्या 3 हो, तो हम लोग उस स्थिति में कहेंगे कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, शून्य है। ये ध्यान रखना है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस शून्य की बात कर रहे थे यहाँ पर, वो भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी के पद, टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी के पद को किस चीज से सूचित किया जाता है, कौन सा क्या कहलाता है, वो हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। देख लीजिए, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A1 या A, ध्यान दीजिएगा, A1 या A दोनों में से किसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरे पद को A2 से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हम A1 लिखे हैं वो A1 ऐसा नहीं है, A1 ऐसा है, नीचे की तरफ A1 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हम सामने सामने नहीं लिखना है, ये इसका अर्थ और इसका अर्थ दोनों अलग अलग हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर A1 जो हम लोग लिखे हैं A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, उसी तरह nवें पद को AN से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, उसमें भी हम लोग श्रेणी जो लिखे हुए हैं इसमें देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे होता है। तो हम लोग उससे एक श्रेणी बनेगा, वो श्रेणी जो होगा अभी हम लोग पढ़े, वो सूची जो है, जो हम लोग पहले पद को छोड़ करके किसी अन्य पद में, यानी कि अगले पद से किसी एक निश्चित संख्या को जोड़ करके आगे बढ़ाई गई हो, वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। वही श्रेणी यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम लोग संकेत में लिखे हैं, यहाँ पर जोड़े घटाए नहीं है। प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, इसी डॉट डॉट करके nवां पद को AN लिखे हैं। यदि ऐसा समांतर श्रेणी हमको प्राप्त हो रहा है और हमको यदि सार और अंतर निकालना है, तो सार और अंतर बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद। सार और अंतर का मतलब होता है कि वैसा समांतर श्रेणी
जिसके अगले पद से पिछले पद को घटाने पर यदि उसका अंतर समान हो तो उस समान संख्या को उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। यानी कि उस श्रेणी में कहीं से भी अगले पद में पिछले पद को हम लोग घटा देंगे तो हमको सार्व अंतर प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। यानी सार्व अंतर का हम लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अभी जो हम बताएं वो भी आप लोग अभी जो बताए हैं उसको भी आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक उदाहरण हम देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा उदाहरण है 3, 6, 9, 12, 15 ये हमको प्राप्त है और हमको बोला जा रहा है कि इस श्रेणी का पहले चेक कीजिए कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यानी कि अभी हमको यहाँ पर 3 2 5 पद दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद लिखेंगे। दूसरा पद क्या है 6 और पहला पद क्या है 3, घटाएंगे तो 3 मिलेगा। तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो तीसरा पद हमारा 9 है, दूसरा पद 6 है, क्या मिल रहा है देखिए 3। चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो चौथा पद है हमारा 12 और तीसरा पद है हमारा 9, ये भी मिलेगा 3। उसके बाद 5 पांचवा पद में से चौथा पद घटाएंगे तो पांचवा पद हमारा 15 है और चौथा पद है 12, ये भी 3 मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं कि ये सारी संख्याएं समान मिल रही है, ठीक है। यानी कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4। प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद को घटाए हैं। पांचवा पद में से कौन सा पद घटाए हैं चौथा पद, यानी कि अगला पद में से पिछला पद को घटाए हैं। a5 का मतलब पांचवा पद हो गया, a4 का मतलब चौथा पद हो गया। हम लोग घटाए तो सारी संख्याएं समान मिली। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू a5 माइनस a4 इक्वल टू 3। यहाँ पर सारी संख्याएं क्या मिल रही है अंतर, सबका अंतर क्या मिल रहा है 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसलिए d इक्वल टू 3। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में, श्रेणी समांतर श्रेणी में है, ठीक है। समांतर श्रेणी का शॉर्ट फॉर्म होता है समांतर श्रेणी। हम लोग ऐसे समांतर श्रेणी न लिख करके ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं समांतर श्रेणी, या हम लोग एपी भी लिखते हैं। यहाँ पर नोट में हम लोग लिख लेंगे, नोट में समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी या एपी से या एपी भी लिखा जाता है। हम लोग अब देखेंगे समांतर श्रेणी के व्यापक रूप। हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोग परिभाषा लिख चुके हैं। माना कि किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है। प्रथम पद को हम लोग a1 से सूचित करते हैं, द्वितीय पद को a2 से, तृतीय पद को a3 से और चतुर्थ पद को a4 से। यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इट इज डिनोटेड बाय रेस्पेक्टिवली a1, a2, a3, a4। यानी कि यहां पर हम लोग अभी हम लोग समझा चुके हैं, परिभाषा में भी लिख चुके हैं कि प्रथम पद को a1 से, या उसे प्रथम पद हम यहां पर क्या लिए हैं a, तो प्रथम पद बराबर हम a ले लिया है। श्रेणी हमारी कैसे बनती है हम जानते हैं कि प्रथम पद को छोड़कर, यानी कि प्रथम पद को जोड़ेंगे, प्रथम पद में कोई एक निश्चित संख्या हम लोग जोड़ते हैं तो उसे हम लोग द्वितीय संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या द्वितीय पद में हम लोग जोड़ेंगे तो तृतीय पद प्राप्त होंगे, वही संख्या हम लोग तृतीय पद में जोड़ेंगे तो चतुर्थ पद प्राप्त होगा। इस स्थिति में हमको यहाँ पर ये हम लोग इसलिए लिख देते हैं पहले से, समय कम लगता है, लिखने में ज्यादा समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पहले ही लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए द्वितीय पद में यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद में हम लोग d जोड़ देंगे, वो निश्चित संख्या d है, क्योंकि हम लोग जानते हैं परिभाषा के अनुसार कि जो निश्चित संख्या हम लोग जोड़ करके उस श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं तो वो निश्चित संख्या क्या कहलाती है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, जिसे हम लोग d से सूचित करते हैं। यानी कि प्रथम पद में हम d जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, दूसरा पद में हम लोग d जोड़ेंगे, ये दूसरा पद है ना, तो दूसरा पद में हम लोग d जोड़ेंगे,
a प्लस डी हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। दूसरा पद में हम क्या जोड़े, d, पहला पद में d जोड़े तो दूसरा पद मिला, दूसरा पद में हम यहाँ पर देखिए दूसरा पद ये है, इसमें d जोड़े हैं तो तीसरा पद प्राप्त हो गया। अब तीसरा पद में हम क्या करेंगे, d जोड़ेंगे, तो पहले तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं, a d प्लस d, कितना d हो जाएगा, 2d। उसी तरह अब तीसरा पद हमको ये मिल गया, तीसरा पद में हम d जोड़ेंगे तो प्लस d हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2d और d कितना हो गया, 3d। यानी कि हमको समांतर श्रेणी के ऐसे पद हम लोग चतुर्थ पद के आगे भी हमको प्राप्त होगा। तो आप लोग देख रहे हैं प्रथम पद में a है, दूसरा पद में a प्लस d है, तीसरा पद में a प्लस 2d है, चौथा पद में a प्लस 3d है, तो पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 4d, छठा पद क्या होगा, a प्लस 5d, सातवां पद क्या होगा, a प्लस 6d। यानी कि जो पद हम लोग लिख रहे हैं, यानी जो टर्म्स हमको लिखना है, जिस टर्म्स का हमें सूत्र लिखना है, उस टर्म से एक घटा देंगे और एक घटा करके उसे d से मल्टीप्लाई करके a में जोड़ देंगे। जैसे देखिए अभी यहाँ पर चौथा पद हम लोग लिख रहे हैं, तो चौथा पद में 4 से 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 में हम लोग d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3d, और उसे a में जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 3d। सूत्र याद करने का सबसे आसान तरीका है। इसी तरह आप लोग बता सकते हैं कि सौवां पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 99d। 1000वां पद का क्या सूत्र होगा, a प्लस 999d। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हम लोग ऐसे डाउनलोड कर दिए हैं, क्योंकि इसी तरह ये प्रक्रिया आगे की तरफ भी लागू होगी। इसलिए हमको समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक रूप लिखेंगे, पद नहीं व्यापक रूप। हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस d, a प्लस देख लो 2d, a प्लस 3d, फिर उसके बाद ऐसे हम लोग नोट कर देंगे, यही श्रेणी आगे की तरफ भी बढ़ती जाएगी। ये ध्यान रखना है कि अब जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग पहला पद के लिए a सूचित करेंगे, पहला पद बराबर a लिखेंगे, यानी किसी भी श्रेणी का पहला पद जो पहला स्थान पर जो होगा उसे हम लोग a बराबर लिखेंगे, दूसरा पद को a प्लस d लिखेंगे, तीसरा पद को a प्लस 2d लिखेंगे, चौथा पद को a प्लस 3d लिखेंगे। ये सूत्र मिल गया एक हम लोग का। इस व्यापक रूप से हम लोग को फॉर्मूला प्राप्त हो गया। समांतर श्रेणी के प्रथम पद का फॉर्मूला a, द्वितीय पद का फॉर्मूला a प्लस d, तृतीय पद का फॉर्मूला a प्लस 2d, चतुर्थ पद का फॉर्मूला a प्लस 3d। ऐसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और हम लोग जानते हैं 10वां पद का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 9d। ठीक है, ये तो हो गया समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दो प्रकार का होता है, परिमित और अपरिमित, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट। दो होता है, फाइनाइट को हम लोग काउंटेबल भी कहते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है कि वैसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो या गणनीय हो। गणनीय का मतलब काउंटेबल, या काउंटेबल हो तो उसे हम लोग श्रेणी को हम लोग परिमित श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर लिखे हैं परिमित श्रेणी, फाइनाइट या काउंटेबल प्रोग्रेशन। वैसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित या गणनीय। परिमित का मतलब फाइनाइट, गणनीय को भी उसका सिनोनिम्स है। हम लोग यहाँ पर उस वर्ड का भी प्रयोग गणनीय के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे गणनीय के लिए हम लोग काउंटेबल भी बोलते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन सकें। जिसको हम लोग गिन सकें वो काउंटेबल होता है, जिसको हम लोग नहीं गिन सके वो अनकाउंटेबल होता है। तो काउंटेबल परिमित में आता है। वही चीज यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, गणनीय हो परिमित श्रेणी कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम लोग दो उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 9 दो उदाहरण है हमारे पास। एक है 2, 3, 5, 7, 9 और फिर यहाँ पर हम लोग डॉट करके यहाँ पर लिख देंगे 101। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों परिमित है। इसमें हम लोग काउंटेबल कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 पद मिल रहे हैं हमको। टोटल 5 पद है। 5 पद है, इसका मतलब कि काउंटेबल है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए ये परिमित श्रेणी हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग कि 2 से स्टार्ट किए हैं और हम लोग लिखे हैं 101 तक। तो 101 तक जो हम लोग लिखे हुए हैं, इसका मतलब कि ये भी 101 तक जा करके रुक गया है, यानी इसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी ये काउंटेबल हो जाएगा। इसलिए इस स्थिति में ये परिमित समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इसे हम लोग गिन सकते हैं, वो परिमित होगा, यानी फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा है इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अपरिमित समांतर श्रेणी। हम लोग अभी
समांतर श्रेणी की परिभाषा के अनुसार ही इसको भी हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, अपरिमित हो, अगणनीय हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। यानी कि उस स्थिति में हम लोग क्या उदाहरण देंगे? जैसे मान लीजिए यही उदाहरण है हमारा, तो 2, 3, 5, 7, 9 लिख करके ऐसे डॉट डॉट कर देंगे तो ये अपरिमित में आता है। इसका मतलब ये होता है कि ये कहां तक जाएगा हमको कोई निश्चित जगह का मालूम नहीं है, निश्चित अंक मालूम नहीं है, और जो लास्ट वाला अंक है उसका स्वरूप भी हमको मालूम नहीं है, अनंत का हम लोग को स्वरूप मालूम नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऐसी श्रेणी अपरिमित श्रेणी कहलाती है। जैसे दूसरा हमारा है 2, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट करके 101 लिखे थे, फिर कोमा देके यदि ऐसे डॉट डॉट कर देंगे तो ये भी अपरिमित हो जाएगा। यानी कि ये भी जो श्रेणी है वो अपरिमित है, ये भी जो श्रेणी है वो अपरिमित है। तो हमको लगता है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग परिमित और अपरिमित श्रेणी के अंतर्गत दो नोट हम लोग लिखे हैं, देख लीजिए। परिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद होता है। अंतिम पद के मतलब वो किस पद पर समाप्त करेगा वो हमको मालूम रहेगा। तो जैसे यहाँ पर एक हम लोग छोटा सा उदाहरण दे देते हैं, चाहे यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स में पहला पॉइंट हम दे देते हैं, जो वही दिए थे हम उदाहरण वही दे रहे हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए। इसमें कितने पद है? 5। अंतिम पद कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा पद अंतिम पद है, तो अंतिम पद मेरा क्या है? 9। लेकिन यही यदि पद अपरिमित होता, 2, 3, 5, 7, 9 और ऐसे डॉट कर देते, जिसमें अंतिम पद प्राप्त नहीं होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अंतिम पद बराबर 9। ठीक है, अंतिम पद बराबर 9 लिखेंगे। और यहां पर हम लोग अंतिम पद बराबर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि अंतिम पद नहीं है, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है तीसरा पॉइंट, परिमित समांतर श्रेणी के अंतिम पद को an से सूचित किया जाता है। अंतिम पद को nवां पद यानी कि an, nवां पद का सूचक जानते हैं हम लोग, an लिखा जाता है। तब पदों की जब कब लिखते हैं? जब पदों की संख्या मालूम नहीं होती है। जैसे बहुत बड़ी श्रेणी हो, उसमें अंतिम पद को हम लोग nवां पद से सूचित करते हैं। जैसे ऐसा श्रेणी हो, ये भी परिमित समांतर श्रेणी है, इसमें भी हम लोग nवां पद बराबर 9 लिख करके और इसका प्रथम पद और डी का प्रयोग से हम लोग पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग को मालूम चल जाएगा कि 9 जो है वो 5वां पद ही है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम लोग 5वां पद के रूप में डिनोट कर सकते हैं, हम लोग गिन सकते हैं, तो उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग अंतिम पद यानी कि 5वां पद बराबर 9 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ऐसा एक उदाहरण दिया है 2, 3, 5, 7, 9 और ऐसे डॉट करके यहाँ पर लिख दिया 1001, तो हमको यहाँ मालूम नहीं है कि पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें अंतिम पद क्या है? मेरा 1001, तो यहाँ पर अंतिम पद को हम लोग लिख सकते हैं an, तो लिखेंगे अंतिम पद को an लिख देंगे और इक्वल टू कर देंगे 1001। ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। इस एक्सरसाइज में यानी कि 5.1 एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए इतना ही परिभाषा की जरूरत था। हम लोग इस पर 5.1 प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। सबसे पहले हम लोग को श्रेणी लिखना है। श्रेणी लिख करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है, यानी कि सूची इसको बोलेंगे हम लोग। सूची भी कह रहा है कि सूची बनाइए, तो सूची का मतलब क्या? अनुक्रम यानी सीक्वेंस हम लोग तैयार करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको चेक करेंगे कि क्या वो एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया। पहला क्वेश्चन है मेरा, तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया। किलोमीटर का किराया बराबर दिया है 15 रुपये और इसके बाद दिया है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया
बराबर 8 रुपया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम किलोमीटर का किराया तो हमको मालूम है, द्वितीय किलोमीटर का किराया लिखेंगे, यानी कि 2 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया, 2 करते हैं 2 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया तो कैसे मिलेगा हमको, देख लो। 1 किलोमीटर का किराया हमारा 15 रुपया है, और अगला जो भी हम लोग किलोमीटर बढ़ेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसका किराया 8 रुपया लगेगा, फिर 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसका किराया 8 रुपया लगेगा, यानी कि 8 रुपया बढ़ेगा पर किलोमीटर। तो 15 प्लस 8 रुपया हो गया, तो कितना मिला, 23 रुपया। तीसरे किलोमीटर का किराया कितना है, देखो, तीसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया कितना आया हम लोग का, 23 रुपया। इसमें से हम लोग 8 रुपया जोड़ लेंगे, 23 प्लस 8 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 31 रुपया। चौथा किलोमीटर का किराया एक और लिख लेते हैं, चौथे किलोमीटर का किराया बराबर हमको मिल जाएगा यहाँ पर 31 प्लस 8 रुपया, यानी कि कितना मिला, 39 रुपया। इस प्रकार से हम लोग बहुत किलोमीटर का किराया निकाल सकते हैं। अब हम लोग सूची लिखेंगे, सूची बराबर 15 रुपया है पहला किलोमीटर का, दूसरा किलोमीटर का है 23, तीसरा किलोमीटर का है 31, चौथा किलोमीटर का है 39, ऐसे नोट कर देंगे। ये अपरिमित समांतर श्रेणी होगी, परिभाषा लिखवाया गया है। इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या यह एपी में है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, 23 माइनस 15 बराबर 8। तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा है 31 माइनस 23 बराबर 8। चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे, 39 माइनस 31 बराबर 8 मिलेगा हमको। ऐसे आगे डॉट डॉट है तो हम भी डॉट डॉट कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं इशारा मिल रहा है, अंतर समान मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू डॉट डॉट, यानी कि सारा हमको 8 मिल गया। तो इस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि यह जो सूची है वो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हम लोग परिभाषा पढ़ चुके हैं कि यदि ये भाग जो हम ये निकाले हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, ये सारा का अंतर यदि समान हो तो हम लोग कहते हैं कि ये सूची समांतर श्रेणी में होती है। इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए यह सूची एपी में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो हम लोग मान लेंगे कि शुरुआत में बेलन की हवा की मात्रा कितनी थी, हम लोग कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग उसको मान लेते हैं कि माना कि शुरुआत में बेलन में हवा की मात्रा बराबर x, कुछ भी लिख सकते हैं। x को हम लोग हवा की मात्रा का मतलब घनफल होता है, तो यदि हम लोग मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे ऐसा, और नहीं तो लीटर में लिख सकते हैं। तो ध्यान देना है, तो हम केवल x लिखते हैं, छोड़ दीजिए। चलिए, इसे बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो आपकी बार अब हम लोग पहली बार में निकाली गई हवा की मात्रा पहले हम लोग लिखेंगे। पहली बार में निकाली गई हवा की मात्रा, बराबर होगा
बोल रहा है ना कि बेलन में जो हवा उपस्थित होगा उसका 1/4 भाग, तो बेलन में अभी इसके पहले हवा x है, तो 1/4 भाग हम लोग करेंगे, तो 1/4 गुणे x यानी कि x/4 वो हवा निकाल लिया। तो शेष हवा कितना बचा बेलन में वो हम लोग लिख लेते हैं। शेष हवा की मात्रा बराबर हो जाएगा x में से x - 4 घटा लेंगे हम लोग, x/x - 4 हमको मिल जाएगा 4x - x/4 = 3x/4। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे दूसरी बार में निकाली गई हवा की मात्रा, निकाली गई हवा की मात्रा, हवा की मात्रा देख लो, इसके पहले शेष हवा कितना बच चुका है बेलन में 3x/4, इसका 1/4 भाग हम लोग निकालेंगे, तो 3x/4 हो जाएगा, कितना होगा 3x/16। शेष हवा की मात्रा क्या होगा, शेष हवा की मात्रा, अब देखो इसके पहले जो बेलन में हवा था उसमें से इसको घटाएंगे, इसको निकालने से पहले बेलन में कितनी हवा थी 3x/4, उसमें से हम लोग 3x/16 घटा देंगे, तो हम लोग को लघुत्तम यहाँ पर 16 मिलेगा। 12x - 3x बराबर कितना होगा 9x/16, शेष हवा की मात्रा होगी। फिर तीसरी बार जब निकालेगा तो हवा की मात्रा कितनी निकालेगा, तीसरी बार में निकाली गई हवा की मात्रा, निकाली गई हवा की मात्रा बराबर क्या होगा 1/4 भाग इसका निकालेगा, 1/4 गुणे 9x/16 = 9x/64, और तब हम लोग लिखेंगे शेष हवा की मात्रा, यानी कि बेलन में कितना शेष बचा, शेष हवा की मात्रा बराबर क्या मिलेगा हमको, इसमें से घटा देंगे, इसके पीछे वाले बेलन में जो हवा है उससे हम लोग घटा देंगे, यानी कि 9x/16 से हम लोग 9x/64 घटा लेंगे, हम लोग को एलसीएम 64 मिलेगा, 16 × 4 = 64, 9 × 36 हो जाएगा, 36x - 9x = 27x/64 होगा। अब ऐसे हम लोग यहाँ पर डॉट कर देते हैं, ऐसे तो बहुत हम लोग निकाल सकते हैं। सूची लिखेंगे यहाँ पर, सूची बराबर हमको क्या मिलेगा, शुरू में जो बेलन में हवा की मात्रा थी वो लिखेंगे x, पहली बार में जब हवा निकाल ली गई उस समय कितना शेष बचा था 3x/4, उसके बाद दूसरी बार में हवा निकालने के बाद शेष हवा कितना मिला था 9x/16, और तीसरी बार में कितना मिला था 27x/64। ऐसे हम लोग डॉट आउट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a2 - a1, 3x/4 - x, यहाँ पर एलसीएम हम लोग 4 ले लेंगे, 3x - 4x - x/4 हो गया। तीसरा पद में से दूसरा पद हम लोग घटाएंगे, तीसरा पद है हमारा 9x/16 और ये है 3x/4, हम लोग एलसीएम ले लेंगे 16 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 9x - 12 x, कितना मिला 3x/16। फिर उसके बाद लिखेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो चौथा पद हमारा क्या है 27x/16 64, और माइनस तीसरा पद है 9x/16, लघुत्तम हम लोग लेंगे 64, 27x - 24 36x, तो कितना बचा 9x/64। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना कि कोई भी अंतर समान नहीं है, देख लो ये कोई भी समान नहीं है, तो यहीं पर हम लिख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि a2 - a1 not equal to a3 - a2 not equal to a4 - a3 not equal to डॉट आउट कर देंगे, यानी कोई भी बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि इसलिए यह सूची एपी में नहीं है, यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर
प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत हमको दिया है 150 रुपया। इसके बाद बोल रहा है कि इसके बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो इसके बाद आगे लिखेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत बराबर 50 रुपया। ये हमको क्वेश्चन में दिया है, यानी कि 1 मीटर की खुदाई की लागत शुरू में ही दिया है 150 रुपया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा मीटर की खुदाई करेगा तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला मीटर, एक और मीटर का खुदाई करेगा तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा। ऐसे 50-50 रुपया प्रत्येक मीटर बढ़ते रहेगा। तो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत हमको मालूम है। दूसरे मीटर या 2 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत बराबर क्या होगा बताओ? 150 रुपया पहला मीटर का हो गया और 50 रुपया हो गया दूसरा मीटर का, तो हो गया 200 रुपया। तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, तो दूसरा मीटर की खुदाई की लागत 200 रुपया है और 50 रुपया और बढ़ जाएगा तीसरा मीटर के लिए, तो हमको मिल जाएगा 250 रुपया, 250 रुपया। चौथे मीटर की खुदाई की लागत हमको क्या मिलेगा? तीसरा मीटर की खुदाई की लागत 250 रुपया है, तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी हमको मिल जाएगा 300 रुपये। छोड़ देंगे इसके बाद, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं। सूची लिखेंगे, सूची बराबर हमको मिलेगा पहला मीटर का 150 रुपया, दूसरा मीटर का 200, तीसरा मीटर का 250, चौथा मीटर का 300। ऐसे ही सूची बन गया। इसमें हम लोग वही काम करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद हम लोग निकालेंगे अंदर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू 200 माइनस 150 बराबर 50। तीसरा पद माइनस दूसरा पद 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। हम लोग देख रहे हैं सब 50 मिल रहा है। चौथा पद माइनस तीसरा पद 300 माइनस 250 बराबर 50। ये हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी ये तीनों अंतर निकाले पदों का अंतर, ये तीनों अंतर सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सूची एपी में है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू डॉट फिर इक्वल टू क्या मिला 50, इसलिए यह सूची एपी में है, यह सूची एपी में है। ऐसे हम लोग चेक करेंगे। इसका एक और क्वेश्चन है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर देखिए क्या दिया है, प्रत्येक नहीं खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहले हम यहाँ पर मूलधन लिख लेते हैं। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। मूलधन बराबर हम लोग लिख लेंगे 10,000 रुपया। दर यानी रेट हमको मिला है 8% वार्षिक। तो हमको मिश्रधन निकालना है, ठीक है। तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन पहले लिखेंगे हम लोग। प्रथम वर्ष का मिश्रधन, प्रथम वर्ष का मिश्रधन बराबर क्या होगा देख लो, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 टू द पावर n यानी 1 होगा पहला वर्ष के लिए। तो 1 हटा लेंगे हम लोग, यहाँ पर केवल रुपया लिख देंगे, ठीक है। दूसरे वर्ष का मिश्रधन हम लोग कैसे निकालेंगे? दूसरे वर्ष का मिश्रधन बराबर हम लोग n के जगह पर केवल 2 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। 1 प्लस 1 बटा 100 के पावर 2 इतना रुपया होगा।
तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? तीसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर हम लोग लिखेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर में 3 रुपया। चौथे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? चौथे वर्ष का मिश्र धन बराबर 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 4 रुपया हो जाएगा। यानी कि ये हमको यहां से छोड़ देंगे, सूची हम लोग लिख लेंगे। सूची बराबर हमको क्या मिलेगा वो हम लोग लिख लेंगे। तो सूची बराबर हमको मिल रहा है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर में 1 है। तो 1 प्लस 8/100 के पावर में 2 हो गया। फिर एक 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर में 3 हो गया। फिर ऐसे लिख करके डॉट कर देंगे। चौथा नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अंतर लिखेंगे। 2 माइनस 1 1 2 3 4 यानी 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 2 माइनस 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 बराबर देख लेंगे क्या कॉमन है, कॉमन कर लेंगे। तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 कॉमन है। इसमें बचेगा 1 प्लस 8/100, इसमें बचेगा 1 प्लस 8/100 माइनस 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो, तो यहाँ पे 1 खत्म हो जाएगा ना, 8/100 मिलेगा। यानी कितना हो जाएगा? तो 1 प्लस 8/100 इंटू 8/100 कितना रुपये होगा? 10 रुपया छोड़ दो, इतना ही लिखो। A3 माइनस A2 तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद हमारा दिया है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 3 माइनस दूसरा पद है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 2। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 2 कॉमन है, हम लोग कॉमन ले लेंगे। 3 4 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 2, तो हमको मिलेगा, इसमें देखो क्या मिलेगा 1 प्लस 8/100 और इसमें मिलेगा 1। फिर हम लोगों को उसी तरह का मिलेगा यहाँ पर भी 1 प्लस 8/100 का अब की बार होल स्क्वायर मिल रहा है हमको इंटू 8/100। हम लोग वहां पर देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो डॉट कर देंगे। देख लो ये दोनों बराबर नहीं है, इस पर 1 है, इस पर स्क्वायर है। तब लोग यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। आगे भी हम लोग लिख देंगे नॉट इक्वल टू डॉट डॉट, आगे भी हम लोग निकालेंगे तो वो बराबर नहीं मिलेगा। उस स्थिति में हम लोग लिख देंगे कि इसलिए यह सूची AP में नहीं है, यह सूची AP में नहीं है।